Hello, good afternoon, FIBCom students. So today I am going to continue about that freedom of peaceful assembly. That there is a close relation between the freedom of expression and the freedom of assembly. There could hardly the freedom of assembly in any real sense without freedom of expression. Assembly indeed the form of expression. Similarly, the freedom of religion, the freedom of assembly, and associations are related. One manifests one's religion either alone or in the community with the others. When one manifests one's religion in community with the others, one does so in assemblies and association. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया कि जब हम फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली की बात करते हैं तो वो विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बिना मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि जितना भी आपको असेंबली में आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे आपको फ्रीडम दिया जाता है मीन्स वॉट एवर यू एक्सप्रेस, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर व्यूइंग, that you have to express it. That so that's why the freedom of speech and expression and freedom of assembly are associated to one another. यहाँ पे ऐसा बताया है कि अगर कोई एक रिलीजन को मैनिफेस्ट किया जाए या कम्युनिटी को मैनिफेस्ट किया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरों को उसके बारे में बोलने का हक दिया गया है. However, assembly should be peaceful, without arms, and subject to the preservation of the public order. The freedom of peaceful the freedom of peaceful assembly can be restricted if public policy so requires, but the limitations on the freedom must be just and necessary in order with a democratic society. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली क्यों बनाई गई है? तो असेंबली जैसे हम बोलते हैं कि सोसाइटी में पीस होना चाहिए मीन्स शांति से सब जगह सब लोग एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए. यहाँ बोलते हैं कि जितना भी पब्लिक ऑर्डर दिया जाता है उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए. और उसके बाद हम बोलते हैं कि उसको क्या है कि पब्लिक पॉलिसी पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बनाए दिया जाता है. क्यों? क्योंकि जितना आपको फ्रीडम दिया जाता है उतना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपके लिए ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह वगैरह होती है लेकिन उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम खेलने का टाइम फिक्स किया जाता है. वैसे ही फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबली जब आपको ये प्रोवाइड किया जाता है तो पब्लिक ऑर्डर को लिए भी प्रिजर्व होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को भी वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. देन अभी उसमें 5 पार्ट है, अभी हम आगे देखने वाले हैं. दैट फ्रीडम ऑफ assemble peacefully without arms. Article 19, Clause 1, Subclause 2, Subclause B. The Constitution of our country recognizes that the right as a logical corollary to the freedom of speech and expression. However, Article 19, Clause 3 empowers the state to restrict this right in the interest and the public order and sovereignty and integrity of the India. तो पीसफुल असेंबली ये हम बोलते हैं कि विदाउट आर्म पीसफुल असेंबली ये क्या बताता है कि जब भी हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ऑर्डर के बारे में पब्लिक ऑर्डर को लेके वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि सोवरेनिटी और हम बोलते हैं कि इंटीग्रिटी बनी रहे इसकी वजह से. कि फॉर एग्जांपल पीसफुल असेंबली में जैसे फॉर एग्जांपल ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बट यहाँ पे ऐसा बताया कि किसी एक रिलीजन को जब कोई मैनिफेस्ट करता है या एक कम्युनिटी को कोई मैनिफेस्ट करता है तो दूसरों को बोलने का हक दिया गया है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल 20 UDHM. Association are next to families in the social life. Almost every field of the social life, economic, scientific, political, artistic, religious, educational, is filled with the association. So there would be no trade union movement in the democratic countries without freedom of association. The right to bargain collectively, the right to strike, all depends on the freedom of association. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स यूनियन. कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्ट अलग है, सोशल पार्ट अलग है, कल्चरल पार्ट अलग है, इकोनॉमिक पार्ट अलग है, आर्टिस्टिक पार्ट अलग है, रिलीजियस पार्ट अलग है. ये सब एसोसिएशन अलग अलग बनाए गए हैं. ये कोई भी हम बोलते कि एक मीन्स
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन कंबाइन कोई भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए क्यों होता है कि जितना हम बोलते कि ये राइट, हम बोलते कि कलेक्टिवली ये इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम, कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन एसोसिएशन में उसको डिस्कस किया जाता है। या रिलीजियस हम बोलते एसोसिएशन है, तो वो रिलीजियस पॉइंट से डिस्कस किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन पोजिशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। This right is guaranteed to all Indian citizens and can be restricted on the ground sovereignty and integrity of the India, public order or morality, that several organizations such as People's War Group, PWG, Maoist Communist Center, जिसको हम बोलते हैं MCC, Students Islamic Movement of India, SIMI, Lashkar-e-Toiba, etc. have been banned because they have indulged in anti-national activities posing the threat to the security and integrity of the country. अभी यहाँ पे जैसे जितने भी मैंने आपको एसोसिएशन के नाम बताए, वो भी एक एसोसिएशन है, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू द टेररिज्म, इट इज़ रिलेटेड टू द टेररिस्ट। तो उसको हम बोलते हैं कि ये एसोसिएशन को हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? बिकॉज दे आर थ्रेटिंग दैट सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द सोसाइटी। तो समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एसोसिएशन में कंसिडर नहीं कर सकते। देन आगे बोलते हैं फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अभी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? दिस राइट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट to the personal liberty, the Universal Declaration as well as the number of constitutions of various states guarantee free internal movement in absolute terms to the citizens alike. However, there could be certain restrictions on the enjoyment of these rights, restrictions on the rights necessary to protect national security, public order, public health, and moral or rights of freedom of others. तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसा दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आप whenever you want to stay, you can stay there, whenever you want to go you can go there, but here it is that कि ये राइट आपको क्या बताता है, ये हक आपको क्यों दिया गया है, कि उस पर भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं, क्योंकि उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, पब्लिक हेल्थ को, फिर मोरालिटी और जितना भी राइट्स ऑफ फ्रीडम अदर में दूसरों को दिया गया है, उसके लिए वो जरूरी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही द राइट ऑफ मूवमेंट आपको दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, you need a ticket by railway if you are going through by railway, if you are going through a bus, then you need a ticket. So आपके लिए राइट टू मूवमेंट दिया गया है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लाए गए हैं। आगे बात करते हैं इंडियन पोजीशन, द फ्रीडम to move freely throughout the India. Article 19, Clause 1, Subclause D. Freedom to reside and settle in any part of India. Article 19, Clause 1, Subclause E. Both the rights are necessary for every individual. They underscore the country's unity and the citizens' basic right to move and settle in the part of country. However, these freedoms can be restricted in the interest of the general public and for the protection of the interests for any scheduled tribes. The special protection is provided to scheduled tribes to prevent any encroachment on their land on which their survival is solely dependent. There have been that cases when the land peers grab land from the illiterate and the poor tribals. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे राइट टू मूव यह सबके लिए है। यहाँ आप चाहे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका ऑक्यूपेशन जहाँ पे है, जैसे आपका नौकरी जहाँ पे, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, उस एरिया में अपने उस हम बोलते हैं कि उस शहर में आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हक दिया गया है। लेकिन जहाँ पे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम बोलते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं, ये जो जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर राइट बनाया गया है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन होता है
दो आर टोटली डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर पे डिपेंड। अगर उनका ज़मीन या उनका एरिया वहाँ से छीन लिया गया तो उनका वो कहाँ पे रहेंगे, या ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो उसके लिए जैसे बोला है कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि पुअर ट्राइबल्स होते हैं, या हम बोलते हैं कि इलिटरेट जो लोग होते हैं, या ट्राइब्स शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर राइट बनाया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज presumption of innocence and the prohibition of ex post facto laws, Article 11 UDHR. Like right to fair trial, this right is concerned with the right of accused in the criminal proceeding. 11, Article 11(1) of UDHR is self-explanatory that everyone charged with the penal offences has the right to presume in the innocent until proved guilty according to the law. In the public trial, presumption of the innocence is the basic principle of justice. If person is presumed to be guilty before trial, then one can say that the whole process of administration of justice has been turned upside down when the accused is presumed innocent until proved guilty, and then his right to fair trial is protected. The concept of prohibition of ex post facto law is explained below. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ मीन्स हम बोलते हैं कि जितना भी क्रिमिनल, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, द राइट्स ऑफ द राइट्स ऑफ हम बोलते हैं कि एक्यूज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबको पता है कि जैसे कोई क्रिमिनल, कोई गुनहगार जिसे गुनाह करता है, उसके हिसाब से उसको शिक्षा दिया जाता है या उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो उसके फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चा छोटा है, 13-14 साल का है, तो उसने खून किया है, तो उसको किस तरह से अभी जेल में रखा जाए या उसको प्रिजनर की तरह रखा जाए, तो उसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी लिखा गया है दैट that everyone charged with the penal offences has the right to be presumed uh, uh, innocent until proved guilty according to the law in the public trial. Presumption of innocence, the basic principle of justice. मीन्स यहाँ पे कैसा बताया गया कि जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक आप इनोसेंस प्रिज्यूम और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इसमें कंसिडर किया जाता है, और उसका तब तक आपको जस्टिस। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल आपका गुनाह साबित हो जाता है, दैट यू आर डिक्लेयर एज अ क्रिमिनल, आपको ऐसा बताया जाता है। व्हेन एक्यूज इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, देन दिस राइट इज अ फेयर ट्रायल इज टू बी प्रोटेक्टेड। तो जहाँ पे गुनहगार ने कोई गुनाह किया है, तो उसके लिए उसको शिक्षा मिलना जरूरी है। मीन्स हम बोलते हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो हम बोलते हैं कि जो गुनहगार है उसको शिक्षा मिलना चाहिए। Then next point is Indian position. The protection against conviction, Article 20. This right guarantees the protection in the respect of the convictions for offences to those accused of the crimes. Although Article 20 does not mention the concept of the presumption of innocence, it is inbuilt in our judicial procedure, Article 20, and includes the concept of protection from ex post facto law. And it has two other concepts, namely prohibition of double jeopardy and the protection from self incrimination. All these concepts mention above the essential element of the ideal of the fair trial. तो आपको यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि दैट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ किससे जुड़ा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि डबल ऑफ जियोपार्डी, प्रोहिबिशन ऑफ डबल ऑफ जियोपार्डी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सच को झूठ साबित किया जाए, झूठ को सच साबित किया जाए, जिसमें हम बोलते हैं कि जो सच्चे लोग होते हैं या अच्छे लोग होते हैं उन पे ज़्यादा न ज़्यादा कहीं ना कहीं अन्याय होता है, या उनको इनजस्टिस बेयर करना पड़ता है, इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि वो किसका सहारा लग सकते हैं, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब गुन्हा संबंध आहे असं दाखवणे, किंवा ऐसे बोलते की फॉर एक्झाम्पल जैसे
किसी न किसी हम बोलते हैं कि क्रिमिनल से वो फॉर एग्जांपल कि जैसे रिश्वत लेना बुरी बात है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पुलिस स्टेशन में या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर जगह पे जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, अगर वो आदमी रिश्वत लेने से मना कर दिया जाए लेकिन उसके हाथ में जस्ट वो बैग लग जाए और हम बोलते कि उसको फोटोग्राफ थ्रू उसको लीक किया जाए, तो उसको हम बोलते कि कोई उसका संबंध तो नहीं है लेकिन उसको फंसाया जा चुका है। Okay, so Indian judiciary has completed more than 6 decades of its independent existence. Given the performance of the judiciary, one can confidently say that the important principles of the fair trial are well honored by the judiciary. That ex post facto law Article 20, Clause 1, it means that the person's actions cannot be termed as a crime by the law, which is passed after the said action has taken place. In the other words, the person cannot be punished under such law for his action which took place before the passenger of the law. Moreover, the person's punishment cannot be increased by the latter law. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्राइम ये गुनाह ये जो शब्द हैं तो उसको हम बोलते हैं कि उसको एक्शन लेने के बाद ही उसको उस पर लगाया जाता है, उसके पहले नहीं लगाया जाता। या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर दूसरे वर्ड्स में बोलना हो, द पर्सन कैन नॉट बी पनिश अंडर सच लॉ, कि अगर उस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ गुनाह हो जाने के बाद या हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आदेश सुनाने के बाद उसमें हम बोलते हैं कि कब कब वो चेंज किया जा सकता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर घटना घटी हो तो उसके बाद ही उसको पास किया जाता है, उसके पहले उसको पास नहीं किया जा सकता। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे एक आदमी ने चोरी किया है तो चोरी करने वाला जैसे फॉर एग्जांपल जब तक उस पर चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं होता तब तक इसको इनोसेंट माना जाता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंसेस आ जाते हैं तो उसके बाद चोरी कितने बजे हुई, क्या हुई, कैसा हुआ, कितने बजे थे, कितने लोग थे, उस सब का सर्च किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है। उसके बाद ही कुछ हम बोलते हैं कि जो पैसेज लॉ होता है वो पास किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डबल जेओपार्डी। आर्टिकल 20 Article 20, it says no person shall be prosecuted for the same offence for more than once. The principle behind this is that the no person should be tried and punished for the same offence twice. The purpose of this was to avoid harassment to accused. तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति को जैसे फॉर एग्जांपल एक हम बोलते कि जैसे एक ही व्यक्ति ने दोबारा गुनाह किया हो तो उसके लिए एक कायदा या एक ही लॉ पास नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको दूसरे तरीके से या दूसरे जैसे हम बोलते हैं कि दूसरी पनिशमेंट देके उसको सुधारा जाए या उसको सुधारने का मौका दिया जाए, वैसा वो आपको दिया जा सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसको हैरेसमेंट जैसा नहीं लगना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Article 20, Clause 3. This clause states that no person accused of an offence shall be compelled to be witness against himself. It is the protection against such compulsion which results in person giving evidence against him. The accused should not be forced to give not only the oral testimony in the court, but the written statement which lay the blame on him. However, it does not include taking of fingerprints or giving of thumb impressions. तो जब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट में वर्बली जैसे हम बोलते कि वर्बली हम बोलते कि गवाही ली जाती है या जो बोला जाता है उसको लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स
उसमें भी एक प्रूफ की तरह उसको लिया जाता है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कि जो गवाह होते हैं तो उसको आप हम बोलते कि ओरली बोलने के लिए आप उसको हम बोलते कि ओरली बोलने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ही कैन ऑल्सो द रिटर्न स्टेटमेंट विच ले द ब्लेम ऑन हिम, कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं वो उस पर ब्लेम करते होते हैं, तो वो बताते होते हैं, वो एविडेंस बताते होते हैं, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि वहाँ पे थंब लगाया जाता है, उसका साइन दिया जाता है। यहाँ आगे बात करते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। दिस इज एसेंशियल द कोर राइट from the numerous other rights flow. Article 3 of UDHR provides everyone has a right to life, liberty and security of the person. The enjoyment of the right to life is necessary condition for the enjoyment for all human rights. In the other words, the person is deprived of his right to life, automatically the deprived of other all human rights. This right can be summarily described as follows. Right to life सबके लिए दिया गया है कि security of the life, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, ये सबके लिए एक जैसा है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक को अपना लाइफ एंजॉय करने के लिए ये हक दिया गया है, सिक्योर अपनी सिक्योरिटी के लिए ये हक दिया गया है, किस तरह से उसको एंजॉय करना है ये उस पर डिपेंड रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरेंट राइट ऑफ ऑल। आर्टिकल 6 of ICCPR state that every human being has the inherent right to life. This means that every person, by the virtue of his being human, has an inalienable and almost absolute right to live. His life is not a gift to him from the state or the society. His existence as a human being is independent of the factors like state, society, family and so on. तो राइट टू लाइफ आपको जब दिया जाता है तो वो कोई सोसाइटी या स्टेट से दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन आप एक ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन बींग की तरह आपको अपनी लाइफ जीना चाहिए, उसकी वजह से आपको ये किस तरह से एंजॉय करना चाहिए ये हक दिया गया है। कि राइट टू लाइफ मीन्स बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें 3 क्लासेस दिखाई देते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ पे लाइफ हमको खुश दिखाई देती है या खुशी कहाँ पे दिखाई देती है। तो फॉर एग्जांपल जो बहुत पैसे वाला है वो भी खुश नहीं है, जो मिडल है वो भी खुश नहीं है, जो गरीब है वो भी खुश नहीं है। तो किस तरह से आप लाइफ एंजॉय करते हैं इट डिपेंड करता है पैसों की वजह से, रिलेशन की वजह से या और किसी वजह से आप किस तरह से अपना लाइफ स्पेंड करते हो ये आप पे डिपेंड होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल प्रोटेक्शन। द आर्टिकल 6(1) of ICCPR further states that this right shall be protected by the law. Every state should recognize all these rights and make all the efforts like lawmaking and law enforcement, etc., to protect these rights except for the legal and just procedure of the capital punishment established by the state, life or the person cannot be taken away by any more. The person who violates the right to life to others should be duly punished by the state. तो यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी, हम बोलते हैं कि हम सभी को ए राइट टू लाइफ और सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन ये आपको दिया गया है, तो उसका आपको धन्यवाद किसको देना चाहिए, स्टेट को देना चाहिए, असेंबली को देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हम बोलते हैं कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कि टेररिस्ट है, अगर आपको राइट टू लाइफ देने पर आज किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं सकते, फॉर जैसे फॉर एग्जांपल हिंसा फैलाना या कम्युनिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना या हम बोलते कि जिसकी वजह से खून खराब हो, लोगों का लाइफ खराब हो, ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिले। The next point is liberty and security of the person. Article 9(1) of ICCPR reads everyone has a right to the liberty and security of the person. No one can be subjected arbitrary arrest or the detention. This means that every arrest or the detention has to be legally justified.
No one shall be deprived of his liberty, except on such a ground in accordance with the procedure as established by the law. Right to life is meaningless if a person can be detained in the prison or in the lockroom throughout his life without proof of his misdeed. तो आपको जैसा बोलता यहाँ पे बताया गया लिबर्टी और सिक्योरिटी आप सभी को दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि जब तक हम बोलते कि जब तक वो गुनाह साबित नहीं होता है तब तक उसको दैट अजम्पशन ऑफ इनोसेंस इसमें उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन जैसे आपको ये हक दिया गया है कि असें हमेशा फ्रीडम और सिक्योरिटी का क्या मीनिंग क्या मतलब होना चाहिए अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी रूम में यहाँ बोलते कि प्रिजन में आपको बंद कर दिया जाए पूरा लाइफ आप अपना गुजार रहे हो वहाँ पे कि उसका कुछ मतलब ही नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई काम ही नहीं किया मिसलीड किया ही नहीं तो उसकी वजह से आपका आपने कुछ काम ही नहीं किया मिसलीड किया ही नहीं और मिसलीड किया है पर आपने कुछ मिसलीड किया है तो उसको प्रूव करो या मिसलीड नहीं किया तो उसके लिए भी प्रूफ होना आपके पास होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही आपको ऐसे पनिशमेंट मिल गई जिसकी वजह से क्या पूरा का पूरा लाइफ आपका प्रिजन में चला गया। सो दिस राइट विल नॉट बी यूटिलाइज बाय यू। द पर्सन's liberty is of course the first basic requirement of the meaningful enjoyment right to life। तो पर्सन का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एंजॉय द लाइफ वॉट एवर यू हैव एंड विथ मीनिंगफुल। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अभी एक केसेस आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पैसा होने के बावजूद भी कुछ लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं तो लाइफ आपको कहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल रियली आर यू एंजॉइंग द लाइफ विथ योर सेल्फ कि आपको ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आपको हम बोलते कि आत्महत्या करने की जरूरत हो गई। तो इसकी वजह से आप मीनिंगफुल लाइफ किस तरह से जीना है जो हम पे डिपेंड करता है।